नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। जी बिजनेस की मुहिम का कितना बड़ा असर हुआ है उसकी गवाही दे रही हैं 4 तस्वीरें। अपने हक की आवाज बुलंद करने के लिए बायर्स अब सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के खरीदार जी बिजनेस के जरिए अपनी शिकायत सिस्टम और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद में त्रिवेणी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ होम बायर्स सड़क पर उतरे तो बिल्डर्स की धांधली के खिलाफ होम बायर्स का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद में त्रिवेणी ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिल्डर ने साल 2006 में त्रिवेणी गैलेक्सी और त्रिवेणी सिग्नेचर के नाम से फरीदाबाद में 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए और 11 साल बीत जाने के बाद भी अब तक पोजेशन नहीं मिला। जबकि होम बायर्स का कहना है कि बिल्डर ने साल 2009 में पोजेशन देने का वादा किया था। होम बायर्स 80 से 90% तक की पेमेंट भी कर चुके हैं, लेकिन घर के नाम पर सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है। बिल्डर के खिलाफ लोगों ने पुलिस में शिकायत भी की। कंपनी के मालिक सुमित मित्तल, मधुर मित्तल और राजकुमारी के नाम पर फरीदाबाद के भूपानी थाने में शिकायत भी दर्ज है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। जी मीडिया के पास बिल्डर के खिलाफ दर्ज शिकायत की कॉपी भी है। बिल्डर पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि उसने जिन किसानों की जमीन प्रोजेक्ट के लिए खरीदी उनका भी पैसा नहीं चुकाया। की मनमानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और होम बायर्स आज भी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस समय मैं खड़ा हूं, नहर पार इलाका फरीदाबाद का है, सेक्टर 78 है। त्रिवेणी का प्रोजेक्ट है, गैलेक्सी प्रोजेक्ट। 2006 में इसको लॉन्च किया गया था, इसकी बुकिंग होनी शुरू हो गई थी। आज 2017 है। प्रोजेक्ट्स के हालात आप देख सकते हैं। 1200 से 1400 फ्लैट बनने थे, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि बायर्स परेशान है, लेकिन बिल्डर ना तो सुनवाई कर रहा है और ना ही प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ा रहा है। काफ़ी बड़ा फ्रॉड सामने आ रहा है। तो हमारे साथ कुछ होम बायर्स जुड़े हैं, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आखिर ये मामला है क्या, कब शुरू हुआ और अब की क्या सिचुएशन है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो गैलेक्सी प्रोजेक्ट है त्रिवेणी का, क्या मामला था और कैसे शुरू हुआ और अभी क्या सिचुएशन है। देखिए जी, मधुर मित्तल और सुमित मित्तल 2 भाई हैं जिन्होंने फ्रॉड शुरू किया था। 2007 में इनको लाइसेंस मिला। 2006 में इन्होंने हमें झूठ बोल के, गलत खबर दे के हमसे पैसे लेने शुरू कर दिए। बुकिंग कर ली, हमसे पैसे ले लिए। आज ये हालत है कि हम ऑलमोस्ट अपना 80 से 90% पैसा इनको दे चुके हैं। ये 2006 में पैसा इकट्ठा करना शुरू किया, 2009 तक इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद इनके लाइसेंस तक कैंसिल कर दिया डीटीसीपी ने। पोजेशन मिलना तो दूर की बात, यहाँ पर कोई लेबर भी काम नहीं कर रही। मैम, आप बताइए, ये जो पेपर आपने लिया है क्या है इसमें, इसका आप डिटेल बताइए, आखिर क्या मुद्दा क्या है ये। सर, 10 साल से हम अपने फ्लैट बनने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे खंडर के अलावा कुछ नहीं है। हम पुलिस स्टेशन के बहुत चक्कर काट चुके हैं। हमने 24 अप्रैल को एक कंप्लेंट की थी भूपानी पुलिस स्टेशन थाने में, जिसपे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और पुलिस हमें कुछ इंक्वायरी के लिए बुला नहीं रही है। हम सीपी ऑफिस भी 2-3 बार चक्कर लगा चुके हैं। सर, आप बताइए, आपने कितनी पेमेंट दी और बिल्डर से कोई बात होती है, बिल्डर क्या कहता है। सर, हमने 2006 से पेमेंट देना शुरू करी और 2009 तक में हमारी लगभग 95% पेमेंट, या मान लीजिए पूरी पेमेंट वो ले चुके हैं। ईडीसी आईडीसी जो सरकार का पैसा होता है वो भी वो ले चुके हैं और हमारी जानकारी के हिसाब से उन्होंने 1 रुपये भी सरकार को नहीं दिया। ऐशो आराम की इनकी ज़िंदगी है और हम एक तरफ EMI दे रहे हैं, दूसरी तरफ किराया भुगत रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। यानी सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि EMI जा रही है, सरकार के आगे गुहार लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। गौरव खोसला, जी मीडिया, फरीदाबाद। और पिछले 2 हफ्तों से घर खरीदारों ने बिल्डर के खिलाफ हल्ला बोल रखा है। होम बायर्स बिल्डर के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं त्रिवेणी इंफ्रा के बाहर। जो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है, बायर बेहद परेशान है। EMI दे रहे हैं, घर का रेंट दे रहे हैं, लेकिन घर का कोई अता पता नहीं है। 2009 में घर मिलना था, 2006 में जब ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, लेकिन 11 साल बीत गए हैं, इन्हें इनका घर नहीं मिला है। जेपी इंफ्राटेक का भी यही हाल है। आम्रपाली के बायर्स परेशान हैं, लगातार भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। और लॉजिक्स होम की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई। बायर्स यहां भी परेशान है, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं भी यहां पर नहीं हो रही है।
तो होम बायर्स का हल्ला बोल यहां पर लगातार जारी है और इसी पर आप आज खास कार्यक्रम देखिए शाम 6 बजे, जहां हम आपको बताएंगे कि इंसॉल्वेंसी का फायदा आखिर किसे हो रहा है, बिल्डर को हो रहा है या फिर आपको हो रहा है। जो बायर है वो बेहद परेशान है, EMI भी भरता है और साथ ही साथ घर का रेंट भी देता है, लेकिन उसे उसका सपनों का घर कब मिलेगा इसका उसे कोई अंदाजा ही नहीं है और दूर दूर तक इस बात की कोई खबर भी शायद उसे नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं। शेल और BP के बाद रूस की दिग्गज तेल कंपनी रोजनेफ्ट अब भारत में अपना कारोबार कर पाएगी। एसआर ऑयल के साथ मर्जर डील पूरी हो गई है और इस डील से दोनों कंपनियों के लिए क्या फायदा होगा, क्या है इस डील के मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। 2 साल पहले शुरू हुई रूस की दिग्गज तेल कंपनी रोजनेफ्ट और भारत की एसआर ऑयल के बीच मर्जर डील पूरी हो गई है। करीब 86,000 करोड़ रुपए की यह डील कई मायनों में खास है। ये देश में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। डील से भारत में $350 करोड़ यानी करीब 23,000 करोड़ रुपए आएंगे, जिसमें से $500 करोड़ का कर्ज नए प्रमोटर को जाएगा। इस डील से मिली रकम का इस्तेमाल एसआर ग्रुप अपना कर्ज घटाने में करेगा। एसआर ग्रुप पर कुल 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें एसआर पावर पर 20,000 करोड़, एसआर ऑयल पर 27,000 करोड़ और एसआर स्टील का 44,000 करोड़ रुपए शामिल है। इस डील के बाद ग्रुप का 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज घटेगा। एसआर अपना 50% कर्ज घटा देगी। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल बैंकों और LIC का कर्ज चुकाने में किया जाएगा। SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक का एसआर ग्रुप पर एक बड़ी रकम कर्ज के तौर पर है। ये बैंकों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है। SR Energy has concluded the landmark transaction for the sale of SR Oil to Rosneft and a consortium led by Trafigura and UCP at an enterprise value of $12.9 billion. The proceeds from the monetization of SR Oil will be used to significantly reduce our group debt by rupees 70,000 crores. This is the single largest deleveraging ever undertaken in Indian corporate history. मर्जर के बाद एसआर अब माइनिंग, मिनरल, पावर जैसे नए बिजनेस पर अपना फोकस बढ़ाएगा। कंपनी ने डील प्रति शेयर पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, हालांकि जल्द ही इसका ऐलान कंपनी कर सकती है। इस डील के जरिए एसआर ऑयल में लगभग 98% हिस्सा बिका है, जिसमें लगभग 49% हिस्सा रोसनेफ्ट और 49% हिस्सा ट्रैफिग्यूरा यूनाइटेड कैप ने खरीदा है। बाकी का लगभग 2% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रहेगा। इस डील से रोसनेफ्ट को एसआर ग्रुप का 20 MTPA की वाडिनार रिफाइनरी, पोर्ट, पावर प्लांट और देश भर में मौजूद 3,500 पेट्रोल पंप मिलेंगे। इस डील से रोसनेफ्ट को भारत के बढ़ते तेल रिटेल मार्केट में अपनी पहुंच बढ़ाने का मौका मिलेगा। एसआर का जमाया इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टमर बेस भी मिलेगा। रोसनेफ्ट और ट्रैफिग्यूरा से पहले शेल और BP भारत में पहले से ही तेल रिटेल मार्केट में मौजूद हैं। They come together and combine as the largest foreign investment ever made into India at $12.9 billion. In terms of geography, they are a key part of India's energy infrastructure, supporting it becoming one of the very largest economies in the world. कंपनी ने यह भी साफ किया है कि एसआर ऑयल की डील से मिली रकम एसआर स्टील में नहीं डाली जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एसआर स्टील के लोन को NPA घोषित किया है। ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई। इस डील को लेकर एसआर ऑयल के चेयरमैन टोनी फाउंटेन से एक्सक्लूसिव बातचीत की ब्रजेश मिश्रा ने। एसआर रोसनेफ्ट की डील का ऐलान हो चुका है और डील पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एसआर ऑयल के नए चेयरमैन मिस्टर टोनी फाउंटेन। Mr. Tony, what opportunity do you see in India and why are you investing in SR Oil? Thank you very much for the question. In terms of the opportunities we see for SR Oil, I think the owners are clear that this is part of their corporate strategies, global corporate strategies. India, if you look at these assets, it's part of the essential energy infrastructure of India. India is the fastest growing energy demand economy in the world. In terms of the infrastructure, there are fundamental assets in supporting India becoming
one of the very, very largest economies in the world. So I think key role in terms of what these assets have today and for expansion in an Indian context. And if you actually look where they're located on the Gujarat, principally on the Gujarat coast, they have tremendous facilities so that they can supply markets right across the global commodity world. Can you explain the deal per share? At what per share deal this deal has been happened? I can't explain it on a. So in terms of the deal and the value, I mean from a buyer's perspective, the deal is valued as a $12.9 billion set of assets and value. In terms of the debt and the working capital facilities that are being assumed and have been negotiated with the banks, those amount to $5 billion. Even there, I don't want to be more accurate than that, because as part of normal post-closure true-up process, those numbers will move around a bit. But in terms of the deal, it's a $12.9 billion, and there's about a $5 billion of debt and working capital facility that is being taken on by EOL as part of that transaction. I'm asking, what will be the shareholding of the existing promoters? The SR group, the ongoing involvement of the SR group is that they will hold. This is two investments: one made by Rosneft, and the other made by a consortium led by Trafigura and UCP, the International Investment Fund. In terms of SR's involvement in that consortium of UCP and Trafigura, they will hold 2%. So overall, they'll have 1% in the total company. बाजार में आज भी निवेशकों का भरोसा नहीं लौटा और सेंसेक्स और निफ्टी दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए। निफ्टी करीब 1% की कमजोरी के साथ 9,750 के नीचे फिसल गया। कौन से शेयर रहे आज के हीरो और किसने किया निराश? दिग्गज जानकारों की नजर में बाजार की चाल आगे कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। शुक्रवार की तरह आज भी बाजार इन्फोसिस के हैंगओवर से उभर नहीं पाया। आखिरी घंटे में बिकवाली की आंधी ने जोर पकड़ा और सेंसेक्स में करीब 350 अंकों की गिरावट रही। वहीं निफ्टी भी 9,800 के अहम सपोर्ट के नीचे फिसल गया। शुक्रवार को 10% टूटने वाले इन्फोसिस को बायबैक के भाव से भी सपोर्ट नहीं मिला और शेयर 6.5% की गिरावट के साथ 870 रुपए पर बंद हुआ। जानकारों का मानना है कि जब तक कंपनी को कोई काबिल सीईओ नहीं मिलता, तब तक अनिश्चितता बनी रहेगी। वहीं मॉर्गन स्टैनले के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट रुचिर शर्मा के मुताबिक टेक्नोलॉजी सेक्टर के वैल्यूएशन पूरी दुनिया में ज्यादा हो चुके हैं। There's a fear. I think the fear is legitimate. इनके business models काफी challenged हैं, and we are in an era of deglobalization. You know that after 3-4 decades, where the world was getting more and more interconnected, now walls are again coming up. And it's not happening suddenly, it's happening gradually. अब तक बाजार को लिक्विडिटी का सहारा मिल रहा था, लेकिन अब लगता है कि FIIs भी रूठना शुरू हो गए हैं। सिर्फ अगस्त में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 9,500 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। ये आंकड़े इसलिए अहम हैं क्योंकि फरवरी से लेकर जुलाई तक FIIs ने खरीदारी की थी। चिंता जरूर बढ़ी है, लेकिन दिग्गज जानकारों का मानना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाजार यदि करेक्शन के साथ न जाए, ऐसा स्ट्रेट लाइन में जाए लेकर बॉन्ड, तो फिर वो इक्विटी मार्केट्स नहीं है। वो नेचर है मार्केट का कि भाई इट मस्ट करेक्ट, तब जाके जैसे हार्ट यदि ब्लिप नहीं होगा तो वो मतलब इट्स अ डेड लाइन, तो जो हार्ट का ग्राफ होता है उसमें अप डाउन होता है ना, तो ऐसा बहुत जरूरी है। बाजार में सबसे ज्यादा निराश किया PSU बैंक, फार्मा, मेटल और IT शेयरों ने। ये सभी इंडेक्स 1 से 2.25% की गिरावट के साथ बंद हुए। शेयरों की बात करें तो दिग्गज शेयरों में इन्फोसिस के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, IOC, डॉक्टर रेड्डीज, अदानी पोर्ट्स में 2.5 से 3.5% की गिरावट रही। चढ़ने वाले शेयरों की अगर बात करें तो एक्सिस बैंक में 0.25%, जबकि टेक महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.5% की तेजी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस 36 साल के इतिहास में पहली बार 13,000 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक कर रही है, लेकिन बायबैक से भी इसके शेयरों को सहारा नहीं मिला। इंफोसिस के शेयरों में आज भी जमकर पिटाई हुई और शेयर 0.6% गिरकर बंद हुआ। जो जी बिजनेस का पोल हमने किया है उसके मुताबिक इंफोसिस का ये बायबैक एक बहुत बड़ा लीवर नहीं होगा तमाम निवेशकों के लिए। इंफोसिस में हो सकता है सोमवार को एक रिएक्शन इन 1150 रुपए के दाम के आधार पर आता हुआ दिखाई पड़े। 36 साल के इतिहास में पहली बार आया बायबैक भी इंफोसिस के शेयरों को लुढ़कने से नहीं बचा पाया। और ऐसा ही होगा ये भविष्यवाणी आपके पसंदीदा चैनल जी बिजनेस ने 2 दिन पहले ही कर दी थी। हमने शुक्रवार को ही कहा था कि इंफोसिस के शेयर 900 रुपए के नीचे जा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट से बताया था कि कंपनी के शेयरों को बायबैक से कोई सहारा नहीं मिलेगा। जो जी बिजनेस का पोल हमने किया है उसके मुताबिक इंफोसिस का ये बायबैक एक बहुत बड़ा लीवर नहीं होगा तमाम निवेशकों के लिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में एक जरूर सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़े इंफोसिस के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा सपोर्ट इससे नहीं देखा सकता। अगर किसी भी निवेशक के पास इंफोसिस के शेयर रखे हुए हैं तो वो फिलहाल अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। कोई भी गिरावट आए तो खरीदारी का मौका फिलहाल ना तलाशे। जब तक बुरी खबरों का दौर चलता रहेगा इस कंपनी के साथ, तब तक आप इसमें निवेश ना करें। जैसी कोई क्लैरिटी मिले उसके हिसाब से ही आप इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इंफोसिस में हो सकता है सोमवार को एक रिएक्शन इन 1150 रुपए के दाम के आधार पर आता हुआ दिखाई पड़े। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इंफोसिस के हेड के तौर पर विशाल सिक्का का रिप्लेसमेंट मिलना कोई आसान टास्क नहीं है। कंपनी के शेयर करीब 15% गिर गए और निवेशकों के 34,000 करोड़ रुपए डूब गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के बाद देना बैंक ने भी बचत खातों पर ब्याज दरें घटा दी है। देना बैंक ने 25 लाख रुपए की बचत खाता जमा पर ब्याज दर 0.5% कम दिया है। बैंक ने सेविंग रेट 4% से घटाकर 5% किया, जबकि 25 लाख से ज्यादा जमा पर 4% ब्याज मिलता रहेगा। इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने 50 लाख रुपए की बचत जमा पर 0.5% की कटौती की थी। बचत खातों की ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला पिछले महीने शुरू हुआ था, जब एसबीआई ने ब्याज दरें 4% से घटाकर 3.5% कर दी थी। वोडाफोन और आइडिया मर्जर पर गुजरात एनसीएलटी ने आदेश दिया कि 12 अक्टूबर को शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स की एक बैठक बुलानी होगी। इस बैठक में शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स से मंजूरी लेनी होगी। रिटायर्ड जस्टिस एमएच शाह इस बैठक के चेयरमैन होंगे। मर्जर की प्रक्रिया के तहत आइडिया ने एनसीएलटी अहमदाबाद से मर्जर की मंजूरी मांगी थी। हम आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया मर्जर को 24 जुलाई 2017 को सीसीआई से और 4 अगस्त 2017 को सेबी से मंजूरी मिल गई थी। अगर आप मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट में खाने पीने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। मैकडॉनल्ड्स के 169 रेस्टोरेंट्स पर ताला लगने का खतरा मंडराने लगा है। मैकडॉनल्ड्स ने भारत में सीपीआरएल यानी कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट लिमिटेड के साथ करार खत्म कर दिया, जिसके बाद सीपीआरएल ने उत्तर और पूर्वी भारत में चलाए जा रहे 169 फास्ट फूड आउटलेट्स के लिए फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया है। अब नोटिस के 15 दिन के भीतर सीपीआरएल को मैकडॉनल्ड्स का ब्रांड, सिस्टम और उससे जुड़ी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बंद करना होगा। विक्रम बख्शी की अगुवाई वाली सीपीआरएल अमेरिकी रेस्टोरेंट चेन मैकडॉनल्ड्स की भारत में पार्टनर है, जिनके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। एक हफ्ते पहले लोकल अथॉरिटी से ईटिंग हाउस लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने से राजधानी दिल्ली में सीपीआरएल के 43 आउटलेट्स बंद हो गए थे। टाटा मोटर्स कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के सीईओ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कंपनी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जबकि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। साथ ही कहा कि टॉप मैनेजमेंट की संख्या 14 से घटकर सिर्फ 5 होगी। कंपनी के सीईओ के मुताबिक नए स्ट्रक्चर से काम करने में आसानी होगी और उन्होंने ये भी कहा कि 2022 तक नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहेंगे और नॉन कोर एसेट बिक्री पर फोकस होगा।
जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज ने भारत में मर्सिडीज AMG GT-R और GT रोडस्टर को लॉन्च कर दिया है। AMG GT-R को बीस्ट ऑफ द ग्रीन हेल के तौर पर जाना जाता है। भारत में इस कार की कीमत 2,23,00,000 रुपए एक शोरूम रखी गई है। वहीं मर्सिडीज AMG GT-R में 4 लीटर का बाय टर्बो V8 इंजन लगा है। यह इंजन 585 bhp की पावर और 700 Nm टॉर्क जनरेट करने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, इसमें 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और ये कार सिर्फ 4 सेकंड में 100 किलोमीटर तक की स्पीड पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 318 किलोमीटर प्रति घंटे की है। GT रोडस्टर में भी 4 लीटर बाय टर्बो V8 का इंजन है और इसकी टॉप स्पीड 302 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और यामाहा ने भारत में अपनी पॉपुलर बाइक फेजर 25 को लॉन्च कर दिया है। यामाहा की फेजर 25 फेजर 150 का ही अपग्रेडेड वेरिएंट है। इस बाइक में 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। ये इंजन 8000 आरपीएम पर 20.9 PS पावर जनरेट करता है। ये बाइक 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होगी और इस बाइक की शुरुआती एक शोरूम कीमत 1,29,00,000 रुपए होगी। कीमत और फीचर्स के लिहाज से बाजार में 1,29,000 रुपए, माफ कीजिएगा, इसकी कीमत होगी और फीचर्स के लिहाज से बाजार में इस बाइक का मुकाबला होंडा CBR 250, करिश्मा ZMR और बजाज पल्सर RS 200 से होगा। यामाहा फेजर 25 की बिक्री अक्टूबर से शुरू होगी और ये 2 कलर में उपलब्ध होगी। गूगल अपने एंड्रॉयड का नया वर्जन एंड्रॉयड O लॉन्च करने जा रहा है और न्यूयॉर्क में भारतीय समय के अनुसार आज रात 12 बजे एंड्रॉयड O लॉन्च होगा। जानकारों के मुताबिक इसका नाम ओरियो या ऑक्टोपस रखा जा सकता है। एंड्रॉयड के नए वर्जन एंड्रॉयड O में बैटरी लाइफ, सेफ्टी टूल्स और पिक्चर मोड जैसे फीचर्स होंगे। नए वर्जन में बैकग्राउंड लिमिट फीचर भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि नए वर्जन में iOS के मुकाबले बेहतर इमोजी मिलेगी। इसमें यूजर्स थर्ड पार्टी कॉलिंग ऐप को भी एक्सेस कर पाएंगे। इसमें कई डिवाइस बिना इंटरनेट एक्सेस के भी एक दूसरे से वाईफाई के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं। नए एंड्रॉयडो में खास फीचर ये भी होगा कि नोटिफिकेशंस को चैनलाइज किया जा सकेगा, यानी हर नोटिफिकेशन को उसी की कैटेगरी में रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी कर्नल पुरोहित को जमानत दे दी है। कर्नल पुरोहित पिछले 9 साल से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को 2008 मालेगांव ब्लास्ट केस में जमानत दे दी है। कर्नल पुरोहित ने इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी और जमानत की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान पुरोहित ने दलील दी थी कि 9 साल बाद भी अदालत में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। साथ ही मकोका तहत उन पर लगे आरोप खारिज हो चुके हैं। इसके साथ ही पुरोहित ने कोर्ट से कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इसी मामले में जमानत मिल चुकी है, तो उनकी जमानत का विरोध क्यों किया जा रहा है। कर्नल पुरोहित की जमानत को कांग्रेस ने NIA की नाकामी करार दिया है, तो बीजेपी ने कहा है कि जिसे इंसाफ मिलना था उसे जरूर मिलेगा। बेल मिलने की 2 वजह है। पहली वजह तो यह है कि 8 साल में अगर ट्रायल कोर्ट ने चार्ज नहीं फ्रेम किया, एक वजह। दूसरी वजह यह है कि 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंड रहा। No idea, we'll have to see the order, but we had relied on the new charge sheet by the NIA, which contradicts a lot of what has been said in the earlier charge sheets. So it is being alleged that, the NIA, the chief was given extension only to ensure that he gets bail. I don't want to comment on this kind of political allegation. जो जिसको इंसाफ मिलना चाहिए वो मिलेगा। मेरे कहने से तो इंसाफ बदलने वाला नहीं है। जो मेन एक्यूज है मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा, उनको तो पहले से ही भारत सरकार क्लीन चिट दे चुकी, तो इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्षता पर प्रश्न जरूर उठता है। महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को बम धमाका हुआ था। मालेगांव बम धमाके में 7 लोग मारे गए थे, 100 घायल हुए थे। और डोकला में जारी गतिरोध के बीच चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने एक बार फिर युद्धाभ्यास किया। चीन ने युद्धाभ्यास का करीब 5 मिनट का वीडियो जारी किया है। चीन की ओर से युद्धाभ्यास का करीब 5 मिनट का वीडियो जारी किया गया है।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि युद्धाभ्यास में पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड की 10 यूनिटों ने हिस्सा लिया और इस दौरान असली युद्ध जैसे हालात में सैनिक मैदान पर उतरे। अभ्यास के दौरान टैंकों, हेलीकॉप्टर और जहाजों के जरिए टारगेट को निशाना बनाया गया। हालांकि युद्धाभ्यास किस जगह किया गया, इसका खुलासा नहीं किया गया है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड के अधीन तिब्बत, सिचुआ, शिजियांग प्रांत के इलाके आते हैं। चीन के एक अखबार का दावा है कि पीएलए के इस युद्धाभ्यास का मकसद भारत को डराना है। चीन के युद्धाभ्यास के बीच भारत को अब भी चीन से शांतिपूर्ण पहल की उम्मीद है, जबकि जेडीयू का मानना है कि चीन के शक्ति प्रदर्शन के बावजूद भारतीय सेना को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं आश्वस्त हूं पूरी तरह से कि निश्चित रूप से ये चीन भी अपनी तरफ से कुछ सकारात्मक पहल करेगा और शांति कायम होगी। भारत अगर उस जगह से पीछे हटता है तो भारत का उत्तर पूर्व का हिस्सा चीन के हाथ गिरवी पड़ेगा। इसलिए भारत के लिए भी वह स्थिति आसान नहीं है कि वो इसके लिए सहमत हो। भारत और चीन के बीच सिक्किम के डोकलाम सेक्टर में पिछले 2 महीनों से तनातनी चल रही है। 300 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन की चुम्बी वैली से सटा हुआ है। डोकलाम भारत में सिक्किम के नाथुला दर्रे के पास है। डोकलाम को ट्राई जंक्शन नाम से भी जाना जाता है। चीन की चुम्बी वैली का आखिरी शहर याटुंग है। चीन याटुंग से डोकलाम तक सड़क बनाना चाहता है। बिहार में बाढ़ से मची तबाही के बीच अब महामारी फैलने का भी खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ में हजारों गांव डूबे हैं। बिहार के 18 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। बिहार के 18 जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं। खेतों में खड़ी फसल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुकी है। हजारों गांव बाढ़ में डूबे हैं। जहां नजर जा रही है पानी पानी नजर आ रहा है। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए इंतजाम किए जाने का दावा किया है, लेकिन इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसे में कई जगह बाढ़ पीड़ितों का प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी फूट रहा है। लोग सड़कों पर धरना देने को मजबूर हो रहे हैं। बिहार में बाढ़ की वजह से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। 99% लोग पानी में दह गए हैं, डूबे हुए हैं। अभी तक कोई प्रशासन, कोई सेवा उपलब्ध नहीं हुआ है। लोग आक्रोशित हुए हैं और पूरे एनएच को जाम किए हुए हैं। हम लोग को बहुत दिक्कत है। नहीं खाने को मिलता है, न आदमी को मिलता है, न माल जल को मिलता है, न रहने को बिछौना है, न ओढ़ना है। हर चीज खत्म हो गया है। बिहार ही नहीं, पूर्वी यूपी के भी 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, लेकिन अब भी कई लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो रहे हैं। कई जगह अस्पतालों में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। घर में हमारे तो 76 रोटी खा। तो आपको दिक्कत हो रही है इससे बहुत? अच्छा, प्रशासन तरफ से कोई मदद मिल रही है? अरे कोई ना मदद हमारे निगाह। बिहार में अब तक 7 लाख लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला गया है। बिहार में सरकार की ओर से 1358 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें 4 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। असम और पश्चिम बंगाल में भी बाढ़ की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 120 से ज्यादा टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों में खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं। तो न्यूज़ 5 में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद कमोडिटी मृत्युंजय के साथ। नमस्कार।